नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, अपने मेवाड़ रियासत चल रही थी। मेवाड़ रियासत में दो राजवंश चला करते थे, गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। गोहिल वंश के संस्थापक गुआदित्य तक अध्ययन कर लिया था। गुआदित्य के बाद अगला शासक आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल। और साथियों, बात करें बप्पा रावल की, तो बप्पा रावल का मूल नाम मिलता है कालभोज। मूल नाम, और बप्पा रावल का मूल नाम मिलता है कालभोज। फिर साथियों, बप्पा रावल के गुरु थे हारित ऋषि। बप्पा रावल के गुरु हारित ऋषि। और साथियों, हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा ने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। तो लिखना, बप्पा ने इनके आशीर्वाद से बप्पा ने इनके आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। और साथियों, बप्पा को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुआदित्य ने गोहिल वंश की नींव रखी, लेकिन गोहिल वंश का जो नाम हुआ, गोहिल वंश ने जो साम्राज्य विस्तार किया, वो बप्पा के टाइम से हुआ। तो बप्पा को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जो बप्पा है वो ब्राह्मणों की गाय चराया करता था। सुबह गायों को लेकर जाता, शाम को गायों को चराने के बाद वापस लौटता और 2 टाइम का खाना मिल जाता। लेकिन साथियों, उन गायों में एक गाय ऐसी थी जो सुबह दूध देती, लेकिन अचानक शाम को उस गाय का दूध कम हो जाता। तो ब्राह्मणों को शक होने लगा कि या तो बप्पा दूध निकाल कर पी जाता है या बप्पा दूध निकाल कर बेच देता है। क्योंकि साथियों, जो गाय सुबह 10 लीटर दूध दे रही है, वही गाय अगर शाम को 1 या 2 लीटर दूध दे तो शक तो होना ही था। तो इन ब्राह्मणों ने बप्पा को डांटा कि दूध की चोरी हो रही है और दूध जा कहाँ रहा है। तो बप्पा ने भी सोचा कि इनका शक भी सही है, जो गाय सुबह 10 लीटर दूध दे रही है वही गाय शाम को 1 या 2 लीटर दूध दे रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कल से इसी गाय का ध्यान रखेंगे कि ये गाय जाती कहाँ है। तो अगले दिन बप्पा है वो जंगल में गाय चराने के लिए जाता है, लेकिन बप्पा की नजर उसी गाय पर थी। और बप्पा देखता है कि कुछ समय बाद वो गाय गायों के झुंड से निकलकर एक गुफा की तरफ जाती है और गुफा के पास घास फूस का ढेर पड़ा था। वो गाय वहां जाकर अपने दूध की धार छोड़ती है। तो बप्पा ने जाकर वो घास फूस हटाकर देखा तो वहां पर शिवलिंग थी। तो बप्पा ने सोचा कि वाह यार, ये तो महादेव की कृपा है कि गाय है वो शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही है। लेकिन बप्पा ने देखा कि वहीं एक महाराज बैठे थे, बाबा, जो तपस्या कर रहे थे। और बप्पा की इस हलचल से महाराज का या बाबा का जो ध्यान है वो भटक जाता है। तो महाराज ने जब आंख खोली तो बप्पा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा कि मैं तो आपकी शक्ति को पहचान गया, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा कि ठीक है। तो बप्पा है वो गायों को लेकर वापस लौटता है और ब्राह्मणों को कहता है कि ये संभालो अपनी गाय, मुझे तो एक महाराज मिल गए बाबा, मैं तो उन्हीं के चरणों में रहूंगा। और जो बप्पा है वो हारित ऋषि के पास आ जाता है। वो महाराज या बाबा थे, वो हारित ऋषि थे। तो बप्पा हारित ऋषि के पास आ गया और हारित ऋषि की खूब सेवा करता है। कुछ समय बाद हारित ऋषि का यमलोक जाने का समय आता है। तो जो दूत है वो हारित ऋषि को लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसी समय बप्पा कहीं बाहर गया हुआ था। तो हारित ऋषि ने कहा कि मेरा एक चेला है, शिष्य, जिसने काफी वर्षों से मेरी खूब सेवा की है और मैं जाते जाते उसे कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो कुछ समय इंतजार किया जाए। लेकिन हारित ऋषि के काफी इंतजार करने के बाद भी बप्पा नहीं लौटता है। तो जो हारित ऋषि है वो रथ में बैठकर यमलोक जा रहे होते हैं। साथियों, ये पहले की कहानियां है कि हारित ऋषि को लेने के लिए यमलोक से रथ आया, हारित ऋषि उस रथ में बैठकर यमलोक गए। खैर, जो भी है, हमें ये कहानियां मिलती है तो थोड़ा चर्चा हम भी कर लेते हैं। तो साथियों, हारित ऋषि वो रथ में बैठकर थोड़ा ऊपर गए ही थे कि इतने में बप्पा आ जाते। तो हारित ऋषि ने कहा कि रथ को रोको, जो मेरा शिष्य है, चेला है, वो आ गया है और मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। तो हारित ऋषि ने बप्पा से कहा कि ऊपर देखकर अपना मुंह खोल। तो बप्पा ने ऊपर देखकर अपना मुंह खोला तो हारित ऋषि ने इस बप्पा के मुंह में थूक दिया था
और बप्पा उस थूक की घिन की वजह से अपना मुंह साइड कर लेते। वो थूक बप्पा के पैर के अंगूठे पर आकर गिरते। तो हारित ऋषि ने कहा कि अरे बावड़े, तूने मुंह क्यों फेर लिया? अगर ये थूक तेरे मुंह में गिर जाता तो तू अमर हो जाता, तुझे मारने वाला कोई नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, जो थूक है वो तेरे पैर के अंगूठे पर पड़े और तू जिस क्षेत्र में खड़ा है वहां तू शासन करेगा, वहां का तू राजा बनेगा। तो साथियों, बप्पा है वो हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करते और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने वाला गोहिल वंश का प्रथम शासक है। फिर साथियों, अगर बप्पा की और बात की जाए तो देखो बप्पा के हमें उपनाम मिलते हैं। उपनाम, और बप्पा के उपनाम मिलते हैं राजगुरु, हिंदवा सूरज, और चकवे। और साथियों, चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो साथियों, बप्पा के हमें उपनाम मिलते हैं राजगुरु, हिंदवा सूरज और चकवे। चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। फिर साथियों, बप्पा को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो लिखना बप्पा को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर साथियों, हमें एक अभिलेख मिलता है, आबू अभिलेख। आबू अभिलेख। और साथियों, इस आबू अभिलेख में बप्पा को गोइलों का मुकुटमणि कहा गया है। और साथियों, बप्पा ने प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मैंने आपको लिखवाया था। प्रारंभिक राजधानी, और मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी थी नागदा। तो साथियों, बप्पा को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुआदित्य ने गोहिल वंश की नींव रखी, लेकिन गोहिल वंश का जो नाम हुआ, गोहिल वंश का जो साम्राज्य विस्तार हुआ, वो बप्पा के टाइम से हुआ। तो इस बप्पा को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और आबू अभिलेख में बप्पा को गोहिलों का मुकुटमणि कहा गया है। बप्पा ने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी नागदा को। तो साथियों, गुहादित्य के बाद गोहिल वंश का अगला शासक आता है बप्पा रावल, और बप्पा का मूल नाम मिलता है कालभोज। और बप्पा के गुरु थे हारित ऋषि, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। तो साथियों, बप्पा ने इनके आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। फिर साथियों, बप्पा के उपनाम मिलते हैं राजगुरु, हिंदवा सूरज, चकवे। चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। और साथियों, बप्पा को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आबू अभिलेख में बप्पा को गोहिलों का मुकुटमणि कहा गया है, और बप्पा ने प्रारंभिक राजधानी बनाई थी नागदा को। एक बार साथियों, आप यहां तक क्लियर करो, फिर चर्चा करते हैं आगे। तो साथियों, अब चर्चा करें बप्पा की अगर और, तो मैंने अभी आपको बताया था कि बप्पा ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया, और चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला गोहिल वंश का प्रथम शासक है। तो साथियों, लिखना बप्पा ने
734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। लेकिन साथियों, इस आक्रमण की हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो नोट पॉइंट लगा के लिखना, इस आक्रमण की जानकारी मानमोरी शिलालेख से प्राप्त होती है। मानमोरी शिलालेख से प्राप्त होती है। फिर साथियों, बप्पा ने प्रतिहार शासक नागवट फर्स्ट के साथ मिलकर नागवट फर्स्ट के साथ मिलकर अरब आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया। तो साथियों, बप्पा ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया और इस आक्रमण की जो हमें जानकारी है वो मानमोरी शिलालेख से मिलती है। फिर साथियों, बप्पा ने प्रतिहार शासक नागवट फर्स्ट के साथ मिलकर अरब आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया कि ये जो अरब आक्रमणकारी थे ये अपनी राजकुमारियों को यहीं छोड़कर भाग गए। तो बप्पा ने उन सारी मुगल राजकुमारियों से विवाह कर लिया। तो साथियों लिखना, पराजित किया तथा 35 मुगल राजकुमारियों से विवाह किया। फिर साथियों, बप्पा ने गजनी पर आक्रमण किया था। तो लिखना, बप्पा ने गजनी के राजा सलीम को पराजित करके अपने भांजे को गजनी का शासक बनाया। तो साथियों, बप्पा ने प्रतिहार शासक नागवट फर्स्ट के साथ मिलकर अरब आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया कि ये अरब आक्रमणकारी इतने डर गए कि अपनी राजकुमारियों को यहीं छोड़कर भाग गए। तो बप्पा ने उन सारी राजकुमारियों से विवाह कर लिया। बप्पा ने 35 मुगल राजकुमारियों से विवाह किया। फिर बप्पा ने गजनी पर आक्रमण किया और गजनी के राजा सलीम को पराजित करके अपने भांजे को गजनी की गद्दी पर बिठाया। और साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जो बप्पा है वो 4 हाथ का दुपट्टा रखता था, 16 हाथ की धोती पहनता था, 2 भैंसों की बलि एक साथ दे देता था
और 4 बकरों का मीट अकेला खा जाता था। अगर सपने में आ जाए तो एक बार तो देख के डर जाओगे आप, इतना डील का डाकिया आदमी था ये। तो साथियों, बप्पा ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। और इस आक्रमण की जो जानकारी है वो हमें मान मौर्य शिलालेख से मिलती है। फिर बप्पा ने नागवडफस्ट के साथ मिलकर अरब आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया और 35 मुगल राजकुमारियों से विवाह कर लिया। फिर बप्पा ने गजनी के राजा सलीम को पराजित करके अपने भांजे को गजनी की गद्दी पर बिठाया। लेकिन साथियों, क्या बप्पा ने ये लड़ाई झगड़े किए थे? क्या कोई ढंग का काम नहीं किया गया? तो बप्पा ने एक ढंग का काम भी किया था। एक बार आप यहां तक क्लियर करो। तो साथियों, बप्पा रावल की अगर और चर्चा की जाए तो बप्पा रावल ने एक ढंग का काम भी किया था, और वो किया था मेवाड़ में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जिनका वजन 115 ग्रेन था। और बप्पा को मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक कहा जाता है। तो साथियों लिखना, बप्पा ने मेवाड़ में मेवाड़ में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जिनका वजन 115 ग्रेन था। फिर साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना, मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक कहा जाता है। और साथियों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर साथियों लिखना, बप्पा की छतरी और समाधि। तो बप्पा की छतरी और समाधि है नागदा उदयपुर। तो साथियों, बप्पा ने मेवाड़ में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जिनका वजन 115 ग्रेन था। और बप्पा को मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक कहा जाता है। यह साथियों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और साथियों बप्पा की छतरी और समाधि है वो नागदा उदयपुर के अंदर है। फिर साथियों बप्पा के कुछ नोट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। तो लिखना, पहला नोट पॉइंट, इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। और साथियों चार्ल्स मार्टेल कौन था? तो लिखना, फ्रांस का कमांडर। फिर साथियों लिखना, मुगल सेना को सर्वप्रथम पराजित किया। फिर साथियों अगला नोट पॉइंट लगा के लिखना,
पाकिस्तान में एक कस्बा है रावलपिंडी। पाकिस्तान में कस्बा है रावलपिंडी, और इस रावलपिंडी का जो नाम है वो बप्पा के नाम पर रखा गया है। बप्पा के नाम पर रखा गया। फिर साथियों अगला नोट पॉइंट लगाकर लिखना, रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बप्पा और कालबोझ। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बप्पा और कालबोझ अलग अलग व्यक्ति थे। अलग अलग व्यक्ति थे। तो साथियों बप्पा ने मेवाड़ में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जिनका वजन 115 ग्रेन था, और बप्पा है वो मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक है। फिर साथियों बप्पा की छतरी और समाधि है वो नागदा उदयपुर के अंदर है। और साथियों इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा की जो तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से की है, और चार्ल्स मार्टेल है वो फ्रांस का कमांडर था, और इस चार्ल्स मार्टेल ने सर्वप्रथम मुगल सेना को पराजित किया। तो इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा की जो तुलना है वो इस चार्ल्स मार्टेल से की है। फिर साथियों पाकिस्तान के अंदर एक कस्बा है रावलपिंडी, और ये जो रावलपिंडी नाम है ये बप्पा के नाम पर रखा गया है। और फिर साथियों रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार जो बप्पा और कालबोझ है ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। तो साथियों एक बार आप यहाँ तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं बप्पा के निर्माण कार्य की। अब साथियों चर्चा करें बप्पा के निर्माण कार्य की, तो बप्पा ने सहस्त्र बाहु का मंदिर और एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। तो साथियों लिखना बप्पा के निर्माण कार्य। बप्पा के निर्माण कार्य। तो देखो साथियों बप्पा ने सहस्त्र बाहु का मंदिर, सहस्त्र बाहु का मंदिर, और साथियों ये नागदा उदयपुर में, नागदा उदयपुर। तो साथियों बप्पा ने नागदा उदयपुर में सहस्त्र बाहु का मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन साथियों इस सहस्त्र का उच्चारण करने में या बोलने में लोगों को परेशानी होती थी, तो यह सहस्त्र करते करते इसे लोग सास बहू का मंदिर कहने लगे। और सास बहू का कोई मंदिर होता है क्या? सास बहू के तो झगड़े होते हैं, लेकिन साथियों इसे सास बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे सास बहू का मंदिर कहा जाता है। फिर साथियों बप्पा ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण, और जो एकलिंग जी का मंदिर है वो है कैलाशपुरी उदयपुर में। और साथियों मैं बात करूं एकलिंग जी की, तो ये गोयलों के कुल देवता हैं। तो लिखना गोयलों के कुल देवता, गोयलों के कुल देवता। फिर साथियों लिखना पाशुपत, पाशुपत लकुलिस
संप्रदाय की प्रधान पीठ। फिर साथियों यहाँ मेला लगता है, और मेला कब लगता है? तो साथियों लिखना फाल्गुन, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को क्या होता है? तो साथियों फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि होती है। तो साथियों बप्पा ने नागदा उदयपुर में सहस्त्र बाहु का मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सास बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और जो एकलिंग जी हैं वो गोयलों के कुल देवता हैं। और साथियों हम आर्ट एंड कल्चर में जब संत संप्रदाय पढ़ते हैं तो वहाँ पाशुपत और लकुलित संप्रदाय की यह जो एकलिंग जी का मंदिर है ये प्रधान पीठ है। हम आर्ट एंड कल्चर में इसकी डिटेल्स के साथ चर्चा करते हैं। और साथियों यहाँ मेला लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन साथियों बप्पा ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन इस एकलिंग जी मंदिर के परकोटे का जो निर्माण है वो महाराणा मोकल ने करवाया था। देखो साथियों बप्पा ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन इसके जो परकोटे का निर्माण है, इसका जो परकोटा है, इस परकोटे का निर्माण महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया है। परकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो लिखना महाराणा मोकल ने। तो साथियों एकलिंग जी मंदिर के जो परकोटे का निर्माण है वो महाराणा मोकल ने करवाया। और साथियों इस एकलिंग जी मंदिर को जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा रायमल ने दिया। तो साथियों यह भी नोट पॉइंट लगा के आप लिख लेना, एकलिंग जी मंदिर के परकोटे का निर्माण महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया। यह साथियों नोट पॉइंट लगा के लिख लेना कि एकलिंग जी मंदिर के परकोटे का निर्माण महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया। फिर साथियों लिखना एकलिंग जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने दिया। एकलिंग जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने दिया। तो साथियों बप्पा ने सहस्त्र बाहु का मंदिर का निर्माण करवाया नागदा उदयपुर में, जिसे वर्तमान में सास बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और साथियों एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया कैलाशपुरी उदयपुर में। जो एकलिंग जी है वो कोयलों के कुल देवता हैं। और साथियों जो एकलिंग जी मंदिर है ये पाशुपत और लंकुलित संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और साथियों यहाँ मेला लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि के दिन। अब साथियों बप्पा के बाद अगला शासक आता है राजा अलहट। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं अलहट की। तो साथियों बप्पा के बाद अगला शासक आता है राजा अलहट। तो साथियों गोहिल वंश का बप्पा के बाद अगला शासक आता है राजा अलहट। तो लिखना राजा अलहट। और देखो साथियों अलहट की एक ट्रिक है, और अलहट की ट्रिक है वाहन। तो साथियों राजा अलहट की ट्रिक है वाहन। अलहट के 5 ही पॉइंट हैं जो इस ट्रिक से क्लियर हो जाएंगे वाहन से। तो देखो साथियों वी से, तो वी से साथियों वरा मंदिर का निर्माण करवाया। वरा मंदिर का निर्माण करवाया। फिर साथियों बात करें ए से, तो साथियों लिखना आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। आहड़ को राजधानी बनाया। और साथियों ये मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ राज्य की अस्थायी राजधानी थी, अस्थायी राजधानी।
तो राजा अलहट ने आड़ को राजधानी बनाया, जो मेवाड़ राज्य की अस्थायी राजधानी थी। फिर देखो साथियों, एस से मध्य एशिया की हूण राजकुमारी थी हरिया देवी। तो लिखना हरिया देवी वेड्स राजा अलहट। लेकिन साथियों यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखना, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह फिर देखो साथियों, ऐसे वास्तविक नाम, और राजा अलहट का वास्तविक नाम मिलता है आलू रावल। फिर साथियों नैन से हो जाएगा नौकरशाही का गठन, नौकरशाही का गठन। तो साथियों बप्पा के बाद गोहिल वंश का अगला शासक आता है राजा अलहट। और अगर हम राजा अलहट की बात करें तो राजा अलहट की एक ट्रिक है वान, क्योंकि राजा अलहट के 5 ही पॉइंट हैं जो इस ट्रिक से क्लियर हो जाएंगे वान से। तो देखो साथियों, वी से वरा मंदिर का निर्माण करवाया, फिर ए से आड़ को अपनी राजधानी बनाया, और मैंने आपको बताया था कि जो आड़ है वो मेवाड़ राज्य की अस्थायी राजधानी थी। फिर साथियों एस से मध्य एशिया की हूण राजकुमारी थी हरिया देवी, और इस हरिया देवी से राजा अलहट ने विवाह किया। और साथियों यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। तो देखो कितना गजब का व्यक्ति था कि विवाह भी है वो अंतर्राष्ट्रीय किया। तो साथियों हरिया देवी से राजा अलहट ने विवाह किया, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। और साथियों फिर ऐसे हो जाएगा वास्तविक नाम, और इसका राजा अलहट का वास्तविक नाम मिलता है आलू राजा। अब जो आलू नाम है वो थोड़ा अजीब था, तो इन्होंने अपना निक नेम चेंज कर लिया, अलहट कर लिया। तो साथियों राजा अलहट का वास्तविक नाम मिलता है आलू रावल। फिर साथियों इन्होंने नौकरशाही का गठन किया। अब साथियों राजा अलहट के बाद अगला शासक आता है रण सिंह या करण सिंह। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं रण सिंह की या करण सिंह की। तो साथियों राजा अलहट के बाद अगला शासक आता है रण सिंह या करण सिंह। और करण सिंह के समय जो गोहिल वंश है वो 2 भागों में बंट गया। तो साथियों लिखना रण सिंह या करण सिंह। रण सिंह या करण सिंह। और साथियों इस करण सिंह के 2 पुत्र थे, सैम सिंह और राहत। और साथियों इस समय जो गोहिल वंश है, गोहिल वंश 2 भागों में बंट गया। तो साथियों सैम सिंह और राव के समय जो गोहिल वंश है वो 2 भागों में बंट जाता है। तो साथियों मेवाड़ में 2 राजवंश चला करते थे, गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। तो वो जानकारी हमें थोड़ी यहाँ से क्लियर होती है कि कैसे गोहिलों के बाद सिसोदिया आए। तो साथियों रण सिंह या करण सिंह के 2 पुत्र थे, सैम सिंह और राव। और साथियों इनके समय जो गोहिल वंश है वो 2 भागों में बंट गया। तो रण सिंह या करण सिंह के बाद सैम सिंह है, वो तो शासक बनते और चित्तौड़गढ़ रहते। तो इसके जो वंशज थे वो तो गोहिल कहलाए। तो सैम सिंह क्या करता है, करण सिंह के बाद शासक बनता है, तो ये तो चित्तौड़गढ़ रहता है। तो इसके जो वंशज थे वो गोहिल कहलाए। इसके जो वंशज या आने वाली पीढ़ियां थी वो गोहिल थे। लेकिन साथियों जो राप है वो सिसोदा ग्राम चला जाता है,
सिसोदा ग्राम, और साथियों सिसोदा ग्राम है राजसमंद में, सिसोदा ग्राम राजसमंद। और साथियों जो राव के वंशज थे वो सिसोदा ग्राम में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए, सिसोदिया कहलाए। तो साथियों सेम सिंह और राव के समय जो गोहिल वंश है वो दो भागों में बंट जाते हैं। मेवाड़ में दो राजवंश चला करते थे, गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। तो कैसे गोहिलों के बाद सिसोदिया आए, ये जानकारी हमें थोड़ी यहां से क्लियर होती है। तो साथियों करण सिंह के दो पुत्र थे, सेम सिंह और राव, और साथियों इनके समय गोहिल वंश दो भागों में बंट गया। तो जो सेम सिंह है वो करण सिंह के बाद शासक बना, चित्तौड़गढ़ रहते। तो सेम सिंह के जो वंशज थे, जो आने वाली पीढ़ियां थी, वो गोहिल कहलाए। लेकिन साथियों जो राव है वो सिसोदा ग्राम राजसमंद में चला गया, और सिसोदा ग्राम राजसमंद में होने के कारण जो राव के आने वाली पीढ़ियां थी, जो वंशज थे, वो सिसोदिया कहलाए। लेकिन साथियों इसको तो एक बार आपको भूल जाना है, इसकी तो हम चर्चा करेंगे 1326 ईस्वी में। तो इधर वाली दुकान को तो भूल जाओ। और हम बात करें सेम सिंह की, तो देखो सेम सिंह के दो पुत्र थे, सेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। अब साथियों जो अगला शासक बनेगा वो सामंत सिंह बनेगा। सामंत सिंह के बाद अगला शासक बनेगा कुमार सिंह। तो साथियों करण सिंह के दो पुत्र थे, सेम सिंह और राव। इनके समय गोहिल वंश दो भागों में बंट गया। सेम सिंह करण सिंह के बाद शासक बना, चित्तौड़गढ़ रहते। तो इसके वंशज या इसकी जो पीढ़ियां थी वो गोहिल कहलाए। लेकिन जो राव है वो सिसोदा ग्राम राजसमंद में चला गया। तो जो राव के आने वाले वंशज थे और जो पीढ़ियां थी वो सिसोदा ग्राम में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। लेकिन साथियों इसको एक बार आपको भूल जाना है, इसकी हम चर्चा करेंगे 1326 ईस्वी में। और साथियों सेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। तो अब अगला शासक बनता है सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद शासक बनेगा कुमार सिंह। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। तो साथियों अब चर्चा करें सामंत सिंह की और कुमार सिंह की। तो जो सामंत सिंह है वो 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। तो देखो साथियों सेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। तो साथियों सेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। तो पहले सामंत सिंह है वो शासक बनते हैं, उसके बाद कुमार सिंह शासक बनता है। तो साथियों जो सामंत सिंह है वो 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। तो लिखना 1172 ईस्वी। मेवाड़ का शासक बना। फिर साथियों लिखना 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल सिरोही का चौहान शासक था, सोनगरा शाखा का। कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। फिर साथियों जो सामंत सिंह है वो मेवाड़ से भागकर वागड़ प्रदेश
वागड़ प्रदेश में गोहिल वंश की स्थापना की। अब नोट पॉइंट लगा के लिखना, वागड़ में गोयलों का संस्थापक। और वागड़ में गोयलों का संस्थापक कौन है? तो वागड़ में गोयलों का संस्थापक है सामंत सिंह। फिर साथियों इसी सामंत सिंह ने 1192 ईस्वी में, और 1192 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता की। पृथ्वीराज चौहान की सहायता की तथा वीरगति को प्राप्त। वीरगति को प्राप्त। फिर साथियों कुमार सिंह ने, देखो कुमार सिंह में लिखना, कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में सिसोदा ग्राम के सरदार भुवनमल की सहायता से मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। तो साथियों जो सामंत सिंह है वो 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। फिर 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जो कीर्तिपाल है वो चौहान वंश का सिरोही का शासक था, सोनगरा शाखा का। तो 1177 ईस्वी में इस कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो सामंत सिंह को लगा कि वो कीर्तिपाल का सामना नहीं कर पाएंगे, तो वो मेवाड़ से भागकर वागड़ प्रदेश चले जाते हैं और वागड़ प्रदेश में गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। तो वागड़ में गोहिलों के संस्थापक सामंत सिंह है। फिर साथियों सामंत सिंह ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता की और वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन साथियों इस बात का बुरा कुमार सिंह को लगा कि जो मेवाड़ है वो हमारा है गोहिलों का, तो ये जो चौहान है कीर्तिपाल चौहान यहाँ क्या कर रहे? तो इस कुमार सिंह ने सिसोदा ग्राम के सरदार भुवनमल की सहायता से मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। और साथियों कुमार सिंह के बाद गोहिलों का अगला शासक आता है जेतर सिंह, जो कुमार सिंह के वंशज पदम सिंह का पुत्र था। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों कुमार सिंह के बाद अगला शासक आता है कुमार सिंह के वंशज पदम सिंह का पुत्र। तो साथियों कुमार सिंह के वंशज पदम सिंह का पुत्र था जेतर सिंह। तो अगला शासक है रावल जेतर सिंह। और रावल जेतर सिंह की हम बात करें तो रावल जेतर सिंह का शासनकाल है 1213 से 1250 ईस्वी तक। तो लिखना रावल जेतर सिंह। और जेतर सिंह का शासनकाल है 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। फिर साथियों लिखना कुमार सिंह के वंशज। कुमार सिंह के वंशज। 1250 से 1250 ईस्वी। 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 1250 से 1250 ईस्वी।
पदम सिंह का पुत्र, पदम सिंह का पुत्र। तो साथियों कुमार सिंह के बाद अगला शासक आता है जेतर सिंह, और जेतर सिंह का शासन काल है 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। और जो जेतर सिंह है वो कुमार सिंह के वंशज पदम सिंह का पुत्र था। फिर साथियों जेतर सिंह के काल की घटना है 1227 ईस्वी की, 1227 ईस्वी की। और देखो 1227 ईस्वी में क्या हुआ था। तो साथियों 1227 ईस्वी में बुताला का युद्ध हुआ, बुताला का युद्ध। और साथियों यह राजसमंद में, राजसमंद में। और साथियों बात करें इस बुताला के युद्ध की, तो जो बुताला का युद्ध है वो रावल जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य, रावल जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। और साथ ही इस बुताला के युद्ध में रावल जेतर सिंह के सेनापति थे, रावल जेतर सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। और साथ ही इस बुताला के युद्ध में रावल जेतर सिंह की विजय हुई। तो लिखना रावल जेतर सिंह विजय। लेकिन साथियों इल्तुतमिश की भागती सेना ने, लिखना इल्तुतमिश की भागती सेना ने राजधानी नागदा को तहस नहस कर दिया। और साथियों इस आक्रमण की हमें जानकारी कहां से मिलती है। तो साथियों बात करें इस आक्रमण की जानकारी की, तो जैसी सूरी की एक रचना है उस रचना में इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख किसकी रचना में मिलता है। तो इसका उल्लेख जैसी सूरी की रचना, जैसी सूरी की रचना। और जैसी सूरी की रचना है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन में मिलता है। तो साथियों जेतर सिंह के काल की घटना 1227 ईस्वी की, और 1227 ईस्वी में बुताला का युद्ध हुआ राजसमंद में, जो रावल जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इस बुताला के युद्ध में रावल जेतर सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। और साथियों ये जो जोड़े वाले सेनापति हो इन्हें ध्यान में रखा करो, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे बालक मदन है, जेता कुंपा है, आला उदल है, तो जो जोड़े वाले सेनापति हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान में रखा करो। तो साथियों रावल जेतर सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। और इस बुताला के युद्ध में रावल जेतर सिंह की विजय हुई, और जो इल्तुतमिश की सेना है वो भागते हुए नागदा को तहस नहस कर देती है। और नागदा उस समय राजधानी थी। तो साथियों रावल जेतर सिंह ने अपनी राजधानी बनाई चित्तौड़गढ़ को। और साथियों इस आक्रमण की जो जानकारी है वो हमें जैसी सूरी की रचना हमीर मद मर्दन से मिलती है। फिर साथियों लिखना रावल जेतर सिंह ने नागदा को तहस नहस कर दिया, तो अपनी राजधानी बनाई चित्तौड़गढ़ को। जेतर सिंह क्या करता है, अपनी राजधानी बनाता चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ को। फिर साथियों एक नोट पॉइंट लगा के लिखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के काल को
मध्यकालीन मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवणकाल का है, श्रवणकाल का है। तथा जेतरसी को मेवाड़ में नवशक्ति का संचारक का है। तो साथियों, जेतर सिंह ने अपनी राजधानी बनाई चित्तौड़गढ़, क्योंकि जो पहले राजधानी थी नागदा, बप्पा रावल ने बनाई थी, लेकिन नागदा को इल्तुतमिश की भागती सेना ने तहस नहस कर दिया। तो जेतर सिंह ने अपनी राजधानी बना ली चित्तौड़गढ़ को। और साथियों, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल का है और जेतर सिंह को मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक का है। तो साथियों, कुमार सिंह के बाद अगला शासक बनता है रावल जेतर सिंह, जो कुमार सिंह के वंशज पदम सिंह का पुत्र था। और साथियों, जेतर सिंह के काल की घटना है 1227 ईस्वी की। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ, जो रावल जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इस भूताला के युद्ध में रावल जेतर सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। और साथियों, इस भूताला के युद्ध में रावल जेतर सिंह की विजय हुई, लेकिन इल्तुतमिश की भागती सेना ने राजधानी नागदा को तहस नहस कर दिया। तो इस जेतर सिंह ने अपनी राजधानी बनाई चित्तौड़गढ़ को। और साथियों, इस आक्रमण की जो जानकारी है वो हमें जैसी सूरी की रचना हमीर मद मर्दन से मिलती है। और साथियों, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल का है और जेतर सिंह को मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक का है। अब साथियों, जेतर सिंह के बाद अगला शासक बनता है जेतर सिंह का पुत्र तेज सिंह। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों, रावल जेतर सिंह के बाद अगला शासक आता है रावल तेज सिंह, जो जेतर सिंह का पुत्र था। तो साथियों, लिखना रावल तेज सिंह, और तेज सिंह का शासनकाल था 1250 से। तेज सिंह का शासनकाल था 1250 से 1273 ईस्वी तक। फिर साथियों, लिखना रावल जेतर सिंह का पुत्र। रावल जेतर सिंह का पुत्र। फिर साथियों, लिखना 1260 ईस्वी में कमल चंद्र द्वारा आहड़ उदयपुर में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। और साथियों, जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है, यह लिखना मेवाड़ चित्रशैली
प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। फिर साथियों अगला पॉइंट लिखना, रावल तेज सी की रानी जेतलदे ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो साथियों रावल जेतरसी के बाद अगला शासक बना जेतरसी का पुत्र तेज सिंह, और तेज सिंह का शासन काल था 1250 से 1273 ईस्वी तक। फिर साथियों तेज सिंह के काल की घटनाएं 1260 ईस्वी की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसको तो आपको लिखना ही है नोट पॉइंट लगा के कि 1260 ईस्वी में कमलचंद्र द्वारा आहड़ उदयपुर में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। और साथियों ये मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। फिर साथियों रावल तेज सिंह की रानी जेतलदे ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तेज सिंह की कोई विशेष इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि 1260 ईस्वी में कमलचंद्र द्वारा आड़ उदयपुर में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। और साथियों ये मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। अब साथियों तेज सिंह के बाद अगला शासक आता है समर सिंह, और गोहिल वंश का अंतिम शासक रावल रतन सिंह की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।